Now this question is about India's 21 है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यम लिमिटेड इंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोतल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी। इट हैज़ होली ओन्ड सब्सिडरी जी लिमिटेड। ठीक है, यम लिमिटेड के पास होली ओन्ड सब्सिडरी जो है जी लिमिटेड है, विच इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जी लिमिटेड परचेज फार्मास्यूटिकल बॉटल फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी। ये इससे जो है अपनी पेरेंट्स कंपनी से जी लिमिटेड बाई करती है बॉटल। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स कंपनी। द डिमांड ऑफ जी लिमिटेड इज़ वेरी हाई। डिमांड ऑफ जी लिमिटेड इज़ वेरी हाई एंड ऑपरेशन ऑफ यम लिमिटेड आर वेरी लार्ज and hence the cater to shortfall G Limited also purchase the bottle from the other company। तो यम लिमिटेड जो है ये अदर से भी परचेज करती है, अदर कंपनी से भी। ठीक है, यहाँ तक देखिए केवल बात समझाया है, जो मेन पॉइंट है ये यहाँ से स्टार्ट है। यम लिमिटेड सोल्ड फार्मास्यूटिकल बोतल टू जी लिमिटेड फॉर €12 लाख, 12 लाख यूरो में उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को 1 फरवरी को 2001 को बेचा। कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल वाज 830 लाख इन द बुक्स ऑफ यम लिमिटेड एट द टाइम ऑफ सेल। शुरुआत में जो 12 लाख यूरो का बेचा है उसको रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 830 लाख रुपए में ये जो है 830 लाख रुपए में इसकी वैल्यू आती है 12 लाख यूरो की। ठीक है, रुपीज़ 830 lakhs in the books of यम लिमिटेड। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2001 बेचा कब है? 1 फरवरी, और जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है। ऑल दीज बॉटल वर लाइन एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जी लिमिटेड। ठीक है, अब कह रहा है यूरो इज़ द फंक्शनल करेंसी ऑफ जी लिमिटेड, क्योंकि ये फॉरेन वो ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच है। ठीक है, यूरो तो जी लिमिटेड तो उसकी जो है फंक्शनल करेंसी जो है ये है फंक्शनल करेंसी में मतलब जिसमें काम कर रही है ये जी लिमिटेड, फंक्शनल करेंसी। ठीक, Euro functional currency. Euro is the functional currency of G Limited while Indian rupees is the functional currency of यम लिमिटेड। ठीक है, यम लिमिटेड की जो है ये इंडियन है और ये मान लीजिए यूरोप की कोई कंट्री है। ओके, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक्सचेंज रेट ऑन 1 फरवरी जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन का जो है बता रहा है 1 यूरो बराबर 83 रुपये थी। ठीक है, ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज 31 क्लोजिंग को जो है 85 रुपये हो गई पर यूरो। अब क्या कह रहा है? अब कह रहे हैं प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एबव इन द बुक्स ऑफ यम एंड यम लिमिटेड। दोनों की बुक्स में बताना है, यम और जी लिमिटेड की। आल्सो शो इट्स इम्पैक्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट पे भी जो है इसका इफेक्ट दिखाना है। सपोर्ट योर आंसर बाय जनरल एंट्रीज वेयर एवर नेसेसरी। एज्यूम NRV टू बी द सेम एज कॉस्ट। तो सबसे पहले इसका जो हम कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये है फॉरेक्स 21 अकाउंटिंग ऑफ फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ये कह रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। टाइप ऑफ करेंसी, एक दो टाइप ऑफ दो तरह की करेंसी होती है, एक फंक्शनल, एक फॉरेन करेंसी, एक प्रेजेंटेशन करेंसी। तीन तरह से करेंसी दी हुई है, एक फंक्शनल, एक फॉरेन, एक प्रेजेंटेशन करेंसी। प्राइमरी इंडिकेशन करेंसी विच
इट देखिए पहला जो फंक्शनल देख लेते हैं. इट इज़ द करेंसी इन विच बुक्स ऑफ एंटिटी आर मेंटेन्ड. जिस इट इज़ द करेंसी इन विच बुक्स ऑफ एंटिटी आर मेंटेन्ड. इट इज़ डिटरमाइंड एज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी यूजिंग फॉलोइंग इंडिकेटर. प्राइमरी इंडिकेटर और सेकेंडरी इंडिकेटर. तो जो प्राइमरी जो है प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो यूज़ करती है. करेंसी विच इन्फ्लुएंस द सेल. करेंसी विच इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस. करेंसी विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ द जो है गुड्स और सर्विस, ये होती है. सेकेंडरी इंडिकेटर क्या है? करेंसी इन विच फंड्स आर रेज्ड. जिसमें जो है फंड्स रेज्ड होती है वो जो है आपकी फंक्शनल करेंसी में होती है. करेंसी इन विच, ये वाला करेंसी इन विच रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन आर रिटेन्ड. ठीक है, अब देख लेते हैं फॉरेन करेंसी का. एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी इज़ फॉरेन करेंसी. ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी नीड टू बी कन्वर्टेड इन फंक्शनल करेंसी. जो फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको ज़रूर होता है आपको कन्वर्ट करना पड़ता है जो है फंक्शनल करेंसी में. फंक्शनल करेंसी आपकी मेनली आपकी जो है इंडियन करेंसी होती है, होमलैंड करेंसी होती है, जैसे हमारा भारत. तो हम जो है फंक्शनल करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें बैलेंस शीट वगैरह बनाकर प्रेजेंटेशन देनी होती है. तो उसके बाद प्रेजेंटेशन. इट इज़ द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर प्रेजेंटेड. इट कैन बी फंक्शनल करेंसी और ये फॉरेन करेंसी दोनों हो सकती है. आपकी फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, फंक्शनल करेंसी में भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो. इट कैन बी फंक्शनल करेंसी और फॉरेन करेंसी में भी आप जो है आप दिखा सकते हो. इट इज़ द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर प्रेजेंटेड. इट कैन बी फंक्शनल और इट कैन बी फॉरेन. चलिए यहाँ पर देख लिए हम. अब आ जाते हैं यहाँ पर मेन जो है हमारा मुद्दा जो है ये है. क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एट ईच बैलेंस शीट डेट. If the assets or liability initially recognized in foreign currency transaction, primary item or non-monetary item और नॉन मॉनेटरी आइटम. अगर ये मॉनेटरी आइटम है जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, लोन है, लोन गिवन, लोन टेकन, अगर दिया गया है लोन, ठीक है, लोन अगर दिया गया है गिवन और लोन लिया गया है टेकन, ठीक है, टेकन. और अगर इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल बॉन्ड्स अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो ये मॉनेटरी आइटम में गिना जाएगा. नॉन मॉनेटरी आइटम में कौन सा आता है? पीपीई आता है, प्लांट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो है नॉन मॉनेटरी आइटम में आता है. अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे. इट विल बी मेजर्ड एट द एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट. मतलब ये क्लोजिंग डेट पे जो है, मतलब क्लोजिंग रेट पर जो है ये मेज़र होगा जो नॉन मॉनेटरी आइटम है. और इसी तरह देखिए यहाँ पर जो मॉनेटरी आइटम जो रिवैल्यूएबल होगा वो भी आपको जो है बैलेंस शीट डेट पे ही जो है क्या नाम है जो है इसको भी करेंगे. और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट की होगी, कॉस्ट मॉडल अगर फॉलो करेंगे तो इट विल नॉट बी मेजर्ड. मतलब जो करेंसी की मेजरमेंट है वो जैसे कन्वर्जन रेट चेंज होता है जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है और जिस दिन जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल जो है 1 फरवरी को जो है ख़रीदा और 31 मार्च को जो है आपका ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर मान लीजिए 83 रुपये, यहाँ 85 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 रुपये का. 2 रुपये का आपको डिफरेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है. लेकिन आपको जो है जब अगर इट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है तो इट विल नॉट बी मेजर्ड. यहाँ पर ये मेजरमेंट नहीं करेंगे. जो 83 है तो 83 पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे, 85 के हिसाब से नहीं लेंगे. तो मेजरमेंट नहीं करेंगे अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं. तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ सोन एज फेयर वैल्यू. इट विल बी मेजर एट द एक्सचेंज रेट और फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन डेट. डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सचेंज गेन
और ट्रांजेक्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई डिफरेंस आता है 2 रुपये का, जैसे 83 और 85 हो गया, तो 2 रुपये का जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे या तो OCI में दिखाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इट विल बी इफ़ द फेयर वैल्यू और गेन ऑन सच आइटम रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम। तो ये अगर या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है इसको दिखा देंगे रिवैल्यूएशन को, या तो जो है आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखा दें या आइटम में दिखा दें। ठीक है, इनकम भी बोल सकते हैं, आइटम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, पहले तो समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या है। 1 सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पर मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी में क्या क्या आता है, TR आता है, टिल बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, लोन है, इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल बॉन्ड है। और यहाँ पे नॉन मॉनेटरी में कौन सा आता है, मतलब PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और आपका इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये और जो है इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री भी आपका जो है नॉन मॉनेटरी में आ जाएगा, जबकि इन्वेंट्री जो है आपकी जो है मॉनेटरी आइटम होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, रिसीव्ड इन एडवांस एंड प्रीपेड जो है प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये नॉन मॉनेटरी में आएगा। नॉन मॉनेटरी है तो 2 तरह से ट्रीटमेंट होगा, एक तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या रिवैल्यूएशन पर। अगर रिवैल्यूएशन पे है तो आपका इसी तरह जो है क्लोजिंग रेट जो डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेंगे। शुरू में तो रिकॉग्नाइज 83 रुपये पे और 85 रुपये पे करेंगे, 2 रुपये का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इट विल बी मेजर एट द एक्सचेंज रेट ऑन द फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन डेट। डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सचेंज गेन। जो डिफरेंस आया 2 रुपये का, मान लीजिए डिफरेंस ये 1 फरवरी को मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 फरवरी और ये 31 मार्च को हुआ है, तो जो इन दोनों दिन में जो डिफरेंस आया 2 रुपये का वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। और ये अगर ये मॉनेटरी आइटम है, ये अगर है तो यहाँ पर जो 83 और 85 वाला बात है तो 85 पर ही रिकॉर्ड होगा, ना कि जो है 83 पे। तो आपको 85 पर आपको क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो डिफरेंस है वो निकाल के आप जो P&L में दिखाते हो 2 रुपये का, लेकिन इसका जो है 83-85 अगर आता है तो आप 85 पे रिकॉर्ड करते हो मॉनेटरी आइटम का। तो उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए रेट कौन कौन से डेट पे लगता है इसको देख लेते हैं। और सबसे बढ़िया है आपका, देखिए अगर ऑन आइटम ऑफ अमोर्टाइजेशन टेबल इन केस ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, अगर मॉनेटरी आइटम में जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है तो अब हम इसमें देखिए क्या करते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, एक्चुअल पेमेंट दे रखा है, एक्सचेंज लॉस एंड गेन दे रखा है। इनका रिकॉर्ड करने का तरीका बता रहे हैं। एक तो एवरेज हो सकता है, एक तो ओपनिंग में जो है ट्रांजेक्शन डेट हो सकता है, एक क्लोजिंग डेट हो सकता है जिस दिन क्लोजिंग होती है। 3 तरीके की डेट हो सकती है। एक होता है जो है 3 तरीके का होगा, एवरेज ले लेंगे या जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन ले लेंगे, या तो आप जो है क्लोजिंग ले लेंगे। ये 3 चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका फॉरेन करेंसी में है तो ओपनिंग बैलेंस किस में लेंगे, कन्वर्ट इट इन फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या देखें, एट एक्सचेंज रेट ऑन द ओपनिंग डेट। इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट अगर लगा हुआ है तो उसका एवरेज कर लेंगे। इंटरेस्ट एवरेज में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फॉर अगर लोन वगैरह ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो एवरेज के हिसाब से जाएगा। एक्चुअल पेमेंट जो आएगा एट एक्सचेंज रेट ऑन पेमेंट डेट, जिस दिन पेमेंट हुआ है चाहे जो भी दिन हुआ है उस दिन हम जो है उस दिन का रेट ले लेंगे। ठीक है, तो जो है ये एक्चुअल पेमेंट के डेट में। एक्सचेंज लॉस को क्या करेंगे, एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, और जो है आपका क्लोजिंग रेट किसका लेंगे, ऐड एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंसड डेट। अगर क्लोजिंग जो है ले रहे हैं तो हम जो है क्लोजिंग रेट एट द ईयर एंड जो है हम उसको ले लेंगे।
9, ये जो है आपका हमने बात किया था मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम में एक चीज़ आती है आपकी टीपी, आपका टीपी आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, लोन आएगा, इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल बॉन्ड्स आएगा, ठीक है। ये जो है इट विल बी मेजर्ड एट द एक्सचेंज, जो है क्लोजिंग डेट को जो है बैलेंस शीट डेट को मेजर्ड होगा, ठीक है, बैलेंस शीट डेट को रीमेजर होगा, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सचेंज गेन इन P&L, ये P&L में जो है डिफरेंस अमाउंट को डालेंगे, ठीक है। रीमेजरमेंट इसमें भी होगा, रीमेजरमेंट नॉन मॉनेटरी आइटम में भी होगा। नॉन मॉनेटरी आइटम में PPE है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस कोई इनकम रिसीव्ड हुई है उसके केस में, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह है उसके केस में नॉन मॉनेटरी आइटम में होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको क्या करेंगे, एक तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल में कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, जो कॉस्ट पे लिया गया उसी को हम लेते हैं, बाकी डिफरेंस वगैरह का हम ध्यान नहीं देते। अगर 83 से 85 रुपये हो गया तो 2 रुपये का डिफरेंस इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हैं, इसमें जो है ध्यान देते हैं, रिवैल्यूएशन का लेते हैं। और जो डिफरेंस आता है मतलब 83 से 85 में जो डिफरेंस आया 2 रुपये का, उसको P&L में डालेंगे या तो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में डालेंगे, दोनों में से एक में से किसी में हम डालेंगे जिसको भी हम उस समय ट्रीट किए हैं। इट विल बी रीमेजर्ड एट एक्सचेंज डेट ऑन फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन डेट, डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सचेंज गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस और OCI, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक चीज़ आपको और समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो ये करेंसी कन्वर्जन डेट है, क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस डेट लेंगे, पेमेंट वाली डेट को जो एक्चुअल पेमेंट है वहाँ पे लेंगे, इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन है तो एवरेज की डेट रेट ऑफ एवरेज लेंगे, ठीक है। और जो एक्सचेंज गेन जाएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मॉनेटरी आइटम अगर है इन्वेंट्री परचेज इन फॉरेन करेंसी, इट इज़ मेजर्ड एट एक्सचेंज एट द ईयर एंड एज फॉलोज। नॉन मॉनेटरी आइटम अगर है, ठीक है, एट कॉस्ट एट NRV, इट विल बी कन्वर्टेड इन फंक्शनल करेंसी एट द एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन ख़रीदा गया लिया गया उस दिन जो ट्रांजेक्शन डेट होगी उस दिन को जो है मेज़र करेंगे हम। इट विल बी कन्वर्टेड इन फंक्शनल करेंसी एट द एक्सचेंज रेट एट ऑन NRV और डिटर्मिनेशन डेट NRV, it is measured, it is converted in functional currency on NRV determination date। तो यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री परचेज इन फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में एट कॉस्ट एट NRV। अब क्या करें, इन्वेंट्री विल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV इन फंक्शनल करेंसी, ठीक है। जैसे इट इज़ कन्वर्टेड इन फंक्शनल करेंसी एट exchange rate on transaction date और NRV it is converted and functional date at the exchange rate on NRV determination date closing rate। ये closing rate पे जो है आपका डिटर्मिन होगा नॉन मॉनेटरी आइटम में। इन्वेंट्री के केस में, इन्वेंट्री के केस में, स्टॉक के केस में आपका जो है चूँकि नॉन मॉनेटरी आइटम है आपका जो है NRV स्टॉक, यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री आपका जो है नॉन मॉनेटरी आइटम में आता है, ठीक है। तो आपका TP लोन वगैरह ये मॉनेटरी आइटम में आता है। तो मॉनेटरी आइटम में आता है तो इसका जो हम जो है डिफरेंस जो होगा वो P&L में डालेंगे 83 से 85 में जो होगा बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग रेट लेंगे हम, ठीक है। और अगर जो है मॉनेटरी आइटम लिया है अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो इसको मेजरमेंट नहीं करेंगे, रीमेजरमेंट, और अगर जो है रिवैल्यूएशन पे है तो रीमेजरमेंट करेंगे और जो है जो डिफरेंस आएगा वो P&L या OCI में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये कह रहे हैं जो इन्वेंट्री है मॉनेटरी आइटम मेजर एट दिस इन्वेंट्री परचेज, ठीक है, और असेट सब्जेक्ट टू द इम्पेयरमेंट लॉस इन फॉरेन करेंसी कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पर दे रखा है। क्या कह रहा है, इट इज़ कन्वर्टेड इन फंक्शनल करेंसी एट एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजेक्शन डेट और इट इज़ कन्वर्टेड इन फंक्शनल करेंसी एक्सचेंज रेट ऑन रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिनेशन डेट।
दिस एसेट विल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में जो लोअर होगा उस पर हम मेज़र करेंगे. इफ़ कैरिंग अमाउंट इज़ मोर देन रिकवरेबल अमाउंट देन डिफरेंस विल बी इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंड AS 36. तो अगर कैरिंग अमाउंट आपका मोर देन रिकवरेबल अमाउंट है तो आपका ये इम्पेयरमेंट लॉस आता है एज पर इंड AS 36. तो इस तरह जो है आप इसको मेज़रमेंट करेंगे. ठीक है, और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फिर यहाँ पर भी कुछ ही पॉइंट है करने का, इसको भी देखेंगे. पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम समझा रहे थे उसके विषय में आते हैं. यहाँ पर दो यम लिमिटेड सोल्ड जो है, यम लिमिटेड सोल्ड फार्मास्यूटिकल 12 लाख यूरो का जो है इन्होंने बेचा है इसको क्या बोलते हैं, जी लिमिटेड को. ठीक है, और कॉस्ट कितने की थी रुपीज़ में, 830 लाख रुपए की थी. ठीक है, क्लोजिंग रेट जो दे रखा है वो 83 रुपये जो है, ये ट्रांजैक्शन रेट है, और ये क्लोजिंग रेट दे रखा है, ये ट्रांजैक्शन रेट दे रखा है 83 रुपये और 85 रुपये. सो द इम्पैक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अब आप यहाँ पर इम्पैक्ट शो करेंगे. चलिए और देखते हैं इसको. अब देखिए सबसे पहले का अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ यम लिमिटेड फंक्शनल करेंसी INR. फंक्शनल करेंसी आपकी INR में है, तो इसको देख लेते हैं. यम सेल रिकॉग्नाइज एट 996 12 लाख रुपए में जो है ये है. तो अगर हम 12 लाख इंटू 83 करें, 12 इंटू 83 तो ये 996 लाख आएगा. ठीक है, अब कह रहे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री. अब कितने का बेस कॉस्ट थी इसकी, 830 लाख की. 830 लाख माइनस करेंगे तो 166 लाख का प्रॉफिट होगा. अब प्रॉफिट जो 166 लाख का हुआ है, ठीक है, ये जो है डिफरेंस जो है, एक सेकेंड ना देखिए इसमें क्या है आपका जो है, यहाँ पर 2 रुपये का डिफरेंस आया. 12 लाख है तो टोटल कितना, 24 लाख का डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस आ गया आपका. अब ये तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ गया आपका. यहाँ पर 12 लाख यूरो है, 2 रुपये के हिसाब से आएगा तो 2 इंटू 12 कर देंगे तो 24 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस. तो एक्सचेंज डिफरेंस को तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस आपके कंट्रोल में नहीं है. एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा घटेगा तो आपका जो भले ही जो है आपकी सब्सिडरी है, फिर भी आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा 2 लाख यूरो का, 2 रुपये का डिफरेंस का. लेकिन अगर ये स्टॉक है, इन्वेंट्री है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे. मतलब जैसे यहाँ पर इस केस में जो कॉस्ट थी वो 830 थी. कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल वॉज 830, और जो सेल हुआ है यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर सेल प्राइस है आप देखेंगे 883 इंटू 12 लाख करेंगे, 883 इंटू 12 लाख तो 996 आ गया आपका. डिफरेंस निकाल लीजिए 166 लाख का. ठीक है, 166 लाख का जो है ये आ गया आपका 12 इंटू 83, ये इस हिसाब से ये अनरियलाइज प्रॉफिट आपका आ गया. अनरियलाइज प्रॉफिट आपका आ गया 83 इंटू 12 लाख हो गया 996, और कॉस्ट जो है आपकी वो आपकी आ गई 830. 116 की अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा एट बैलेंस शीट डेट को, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में. ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसको जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. तो हम सबसे पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ यम लिमिटेड, मतलब पेरेंट्स कंपनी में हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं. तो हम सिंपल सा है, अगर हम कोई माल बेचेंगे तो हम जिसको बेचेंगे उसको डेबिट कर देंगे. जी लिमिटेड डेबिट कर दिया. कितने से, हमने 800 कितने का माल बेचा है, 996 का माल, 83 इंटू 12 लाख के हिसाब से. 2 आपका जो है सेल्स कर दिया 996. अब यहाँ पर जो है एक्सचेंज डिफरेंस आ गया.
क्योंकि अब 83 से 85 हो गया तो हम जो है जी लिमिटेड को और डेबिट कर देंगे। जी लिमिटेड मतलब हमारा क्रेडिटर डेटर और बढ़ जाएगा। 2 मतलब आपका जो है 12 इंटू 2 कर दिया 24 लाख। 2 एक्सचेंज फॉरेक्स, अब फॉरेक्स डाल दीजिए 24 लाख। फॉरेक्स डिफरेंस के नाम से जो है हम 24 लाख यहाँ पर डिफरेंस डाल देंगे। एट द रेट ऑफ बैलेंस शीट ये 31/3/2025 ये ट्रांजेक्शन होगा, तो वही यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमने जो है जनरल एंट्री कर दी है, 83 रुपये के हिसाब से सेल रिकॉर्ड कर दिया है सेल, और यहाँ पर जो है क्लोजिंग डेट को 31 और ये जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन का यहाँ पर निकाल दिया है। 24 का जो है एक्सचेंज डिफरेंस आया है उसको रिकॉर्ड कर लिया है डेबिट करके जी लिमिटेड को। अब आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ यम लिमिटेड, जी लिमिटेड, ये यम लिमिटेड का हो गया। अब जी लिमिटेड जिसको मैंने माल बेचा है तो उसने अपने यहाँ 12 लाख यूरो से रिकॉर्ड कर लिया। उसने कोई मतलब अपनी करेंसी में, फंक्शनल करेंसी में, उसने अपनी फंक्शनल करेंसी में जिस कंपनी ने है, जहाँ की कंपनी वो अपनी फंक्शनल करेंसी में यहाँ रिकॉर्ड कर लेगी। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो डिफरेंस का जो हम 196 की बात कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यम लिमिटेड की बुक में हम क्या करेंगे, P&L डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, क्योंकि इसके बारे में जो है स्टैंडर्ड बोलता है कि आप जो भी जो है एक्सचेंज जो है अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन सेकेंड एलिमेंट अमाउंटिंग 166 लाख विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक कम कर दिया हमने 166 का, यहाँ से घटा करके 166 आया। और प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ द इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जो है इसके विषय में हम लॉ क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है, इंट्रा ग्रुप transaction between parent and foreign company. Intra-group transaction can be sale purchase of goods between parent company and foreign operation. Loan transaction between parent company and its foreign operation. In case intra-group transaction between parent company and subsidiary company, then such intra-group transaction will be eliminated in consolidated financial statement as per Ind AS 110 के हिसाब से आपका जो है इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन जो है उसको एलिमिनेट कर देना पड़ेगा जो हमने किया। अब यहाँ पे बट एक्सचेंज गेन, जो हमने एक्सचेंज गेन किया है, जो एक्सचेंज लॉस या गेन हुआ है, बट एक्सचेंज गेन और लॉस अराइजिंग ऑन सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी एलिमिनेटेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बिकॉज ग्रुप हैज़ रियल एक्सपोजर ऑन फॉरेन करेंसी। दैट्स वाई जैसे हमने जो है 83 से 85 हो गया, 2 का जो डिफरेंस आया 12 लाख से यूरो से 24 लाख का जो एक्सचेंज डिफरेंस आया उसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। 24 लाख से हमने जी लिमिटेड को बढ़ा दिया, ठीक है, जी लिमिटेड डेबिट कर दिया, टू फॉरेक्स डिफरेंस कर दिया है क्लोजिंग डेट को 31/3/2025 को। क्या कह रहा है, एक्सचेंज गेन अराइजिंग ऑन आइटम ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू सेम हेड P&L और OCI एज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इन केस ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन ट्रांजेक्शन बिटवीन सेटलमेंट फॉर विच सेटलमेंट इज नॉट प्लान फॉर फोर्सिएबल future exchange gain or arising loss, such transaction will be recorded in separate financial statement profit and loss में, since it is a monetary item. In case of consolidated financial statement, OCI will be reclassified as a P&L account. If there is any unrealized, जो अभी हमने किया 166 का intra-group transaction, it will be eliminated in
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS 110, कन्वर्टिंग प्रॉफिट एट एक्सचेंज रेट ऑन इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका ये क्वेश्चन ये हो गया है। ये आपका जो है आपको दिखा देते हैं, ये इन्होंने रिकॉर्ड किया था 830 पे, यहाँ से आ गया आपका 996, 830, 166 का जो है ये आपका फॉरेक्स डिफरेंस आएगा। जो है इसको जो है हमने एलिमिनेट कर दिया, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेटेड, और फॉरेक्स डिफरेंस जो 2 रुपये इंटू 12 लाख हुआ था वो आपका रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड होगा ही होगा, वहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको। ये जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है। जी लिमिटेड डेबिट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अनरियलाइज 24 लाख। तो इस तरह जो है ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।